नमस्कार दोस्तों आज हम सेहत के एक ऐसे विषय के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे डॉक्टर परमेल चौधरी से, जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है और अज्ञानता के कारण वो बीमारी इतना गहरा रूप ले लेती है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। बीमारी का नाम है फिस्टूला। फिस्टूला के बारे में कुछ लोगों ने सुना तो होता है सोशल मीडिया पर, लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। आधी अधूरी जानकारी के कारण पूरा इलाज भी नहीं हो पाता और दिक्कत बढ़ती जाती है। अब आपको बता दें कि फिस्टूला कितने तरह के होते हैं, ये जानकर आपको हैरानी होगी। बच्चों में भी फिस्टूला हो सकता है, महिलाओं में भी फिस्टूला होते हैं, बुजुर्गों में, जवान लोगों में या अधेड़ उम्र, किसी भी उम्र में महिला, बच्चे, बुजुर्ग में ये फिस्टूला हो सकता है और शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। जनरली हमें एनल फिस्टूला के बारे में सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, पर ये एनल फिस्टूला एक तरह का है। इसके अलावा बहुत तरह के फिस्टूला होते हैं। अब सवाल ये है कि इस फिस्टूला का इलाज क्या है और ये क्यों होता है, किस कारण से होता है। कई बार लोग समझ लेते हैं कि फिस्टूला लंबे समय से तो कैंसरस हो गया, लेकिन कैंसरस फिस्टूला बहुत ही नगण्य होते हैं। दूसरी तरह के फिस्टूला बहुत ज्यादा होते हैं, पर अगर उन्हें अवॉइड कर दें, जानकारी ना हो, तो फिर वो इतने गहरा रूप ले लेते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ऐसे में आज का वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, जो डॉक्टर साहब बताने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो फिस्टूला की न केवल आपको सही जानकारी मिलेगी, यदि किसी को फिस्टूला हो चुका है तो उसका बहुत आसान इलाज कैसे होता है ये भी पता चलेगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं, कई तरह के दावा करते हैं, अनक्वालिफाइड जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस चीज को कैसे बिगाड़ सकते हैं ये भी बताएंगे, और एक क्वालिफाइड डॉक्टर उसे कैसे आसानी से ठीक कर सकता है ये भी बताएंगे डॉक्टर साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आज हम बात करेंगे फिस्टूला के बारे में कि ये फिस्टूला होता क्या है। तो सबसे पहले जो इसका शाब्दिक अर्थ है उसको मैं समझाता हूँ कि जब भी दो अंगों का एक कनेक्शन हो जाता है, जैसे कि ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है, तो इसको अगर आपस में अंगूठे की सहायता से अगर दोनों अंगूठों को मिलाया जाए तो ये जो अंगूठे वाला जो ब्रिज है, एक जो पाइप नुमा एक जो ब्रिज बन जाता है, इसको फिस्टूला बोलते हैं। जब एक ऑर्गन, एक अंग की कैविटी दूसरे अंग की कैविटी से मिल जाती है एक ट्यूबुलर, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर के तहत, तब हम इसको जो पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिस्टूला। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटे बच्चों से। ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, आप लोगों के लिए भी, कि ये जो छोटे बच्चों में भी क्या फिस्टूला होता है। हाँ जी हाँ, छोटे बच्चों के अंदर भी फिस्टूला होते हैं। वो आनुवांशिक तौर पे जैसे जो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होती हैं, तो उसके अंदर जब बच्चा पैदाइशी तौर पर जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसको कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके मुंह में जब दूध जाता है तो बच्चा नीला पड़ जाता है, खांसने लगता है, बार बार बच्चे को निमोनिया हो रहा है या बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहे हैं, बुखार आ रहा है। छोटे शिशु के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि उसको जन्मजात ही एक फिस्टूला है, और उस फिस्टूला को क्या बोलते हैं, ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टूला। मतलब कि जो सांस लेने वाली नलकी है और जो खाने वाली नलकी है वो आपस में जुड़ी हुई है एक कनेक्शन के माध्यम से, एक ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होता है। और उसी ट्यूब से जब बच्चा सांस ले रहा होता है या खांस रहा होता है तो वो हवा उसकी जो खाने वाली नलकी है उसके अंदर जाती है, और जो कुछ खा रहा होता है, दूध पी रहा होता है बच्चा, तो दूध सांस लेने वाली जो नलकी है, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, उसके अंदर चला जाता है। तो बच्चा को खांसी भी हो रही होती है और वो नीला पड़ जाता है। नीला इसलिए पड़ जाता है कि जो दूध है उसके फेफड़े के अंदर घुस जाता है, दूध है या पानी है वो फेफड़े के अंदर जाएगा और उसको उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, निमोनिया होगा। इसकी वजह से उसको बार बार खांसी, बुखार और या नीला पड़ना जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो गए आनुवांशिक, जिसका एक कॉमन सा फिस्टूला मैंने बताया। इसके अलावा भी छोटे बच्चे के अंदर आंतड़ियों का फिस्टूला हो सकता है एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन की वजह से। जो उसका मल द्वार है या उसके आसपास की जो बड़ी आंतड़ी है उसका का जो एक तरह से अबनॉर्मल कोई कनेक्शन वहीं पे पाया जा सकता है, या फिर जन्मजात बच्चे का आंतड़ियों के साथ जो उसके पेशाब की थैली है उसके साथ भी एक फिस्टूला बना हुआ हो सकता है। तो ये बात हुई कि छोटे बच्चों के फिस्टूला के बारे में। हाँ, और छोटे बच्चे के अंदर कई बार क्या होता है, उसकी जो आर्टरीज जिसके अंदर की ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, एक होती है वीन्स। वीन के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो उनका एवी फिस्टूला भी उस बच्चे के अंदर हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के हाथ, पैर या पेट के आसपास कोई स्वेलिंग पाई जा सकती है। और उसकी अगर हम डायग्नोसिस कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं या सीटी स्कैन या एमआरआई कुछ कराते हैं, तब हमें पता लगता है कि जो एवी फिस्टूला बच्चे के अंदर है।
तो तरह तरह के फिस्टुला होते हैं। जनरली हम यूट्यूब या फिर फेसबुक के ऊपर एक ही तरह का फिस्टुला के बारे में हम बार बार उनके बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तो वो होता है एनल फिस्टुला। लेकिन एनल फिस्टुला एक नहीं है, अनेक तरह के फिस्टुलाज होते हैं। लेडीज के अंदर भी फिस्टुलाज पाए जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होती है, अगर वो कोई मुश्किल डिलीवरी है, किसी वजह से बच्चे का साइज बड़ा है या फिर जो माता है उसका जो पेल्विस है उसके साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, तब बच्चे की डिलीवरी डिफिकल्ट है, अटक गया है किसी वजह से, बोनी स्ट्रक्चर की वजह से या बच्चे के साइज ज़्यादा होने की वजह से, या एक तरह से सिजेरियन सेक्शन जब किया जाता है, जब पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके निकाला जाता है तो सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, तो उसके दौरान भी कुछ जो उसका यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो माता का पेशाब की थैली, उसका कनेक्शन कभी कभी यूट्रस के साथ हो जाता है, क्योंकि उसके साथ चिपका होता है, वहाँ पे ऑपरेशन होना है, कट लगना है, सुचरिंग होनी है, टाके लगाए जाते हैं दोबारा से रिपेयर करने के लिए, तो उस दौरान भी कभी कभी पेशाब की थैली का यूट्रस के साथ कनेक्शन हो जाता है। और उसका सिम्टम और ये लक्षण ये होगा कि डिलीवरी के 2-3 दिन के बाद ही जो लेडी है वो ये बोलेगी कि उसके वजाइना में से एक लिक्विड आ रहा है, तरल आ रहा है, जिसमें पेशाब जैसी स्मेल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पेशाब की थैली का डायरेक्ट कनेक्शन यूट्रस से हो गया, जिसको यूट्रोवेसाइकल फिस्टुला बोलते हैं। इसके अलावा जैसे लेडीज के अंदर क्या होता है, डिलीवरी जब होती है तो वेजाइनल टीयर हो जाते हैं, वो फट जाती है वेजाइना कभी कभी, और वो रेक्टम भी उसका डैमेज हो जाता है। रेक्टम मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम के नीचे मलद्वार जिसको एनस बोलते हैं वो होता है, तो वहां पर भी अगर कट लग गया है बच्चे का साइज ज्यादा होने की वजह से, वो लग ही जाते हैं, कई बार लग जाते हैं और वो हील भी हो जाते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि फिस्टुला बना था और वो हील भी हो गया, रिपेयर भी हो गया अपने आप, तो उसको बोलते हैं रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। तो जो लेडी है वो बोलेगी हफ्ते 10 दिन डिलीवरी के बाद, 10 दिन या 15 दिन के बाद, कि उसकी वेजाइना में से फाउल स्मेल आ रही है, जैसे कि जो रेक्टम के अंदर जो गैस होती है, फ्लेटस होता है, गैस जो हम पैखाना के साथ रिलीज करते हैं, वो गैस उसकी वेजाइना में से आनी शुरू हो जाती है, या कभी कभी मल जो आता है वो वेजाइना में से आना शुरू, तो वो फाउल स्मेल बताएगी, बदबूदार कुछ गैस निकल रही है वेजाइना में से, तो उसको मतलब क्या हो गया कि लेडी को रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बन चुका है। उसके अलावा हम बात करेंगे तो कभी कभी डिलीवरी के दौरान ही जो यूरेटर होते हैं, जो हमारी किडनियां होती हैं लेफ्ट और राइट, तो उस यूरेटर का कनेक्शन वेजाइना के साथ हो सकता है, या फिर उस यूरेटर एक लेफ्ट या राइट वाले जो यूरेटर है उसका यूट्रस के साथ कनेक्शन हो सकता है, या फिर डायरेक्ट जो यूरेटर होता है उसका रेक्टम के साथ। तो जो रेक्टम में से लेडी बोलेगी कि देखिए अब डिलीवरी के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कि पैखाने के साथ साथ पानी बहुत निकलता है, टॉयलेट जाने के बाद जो पैखाना मल पास जो कर रहे होते हैं, फिकल मैटर जो आता है उसके साथ पानी बहुत आता है, और उस पानी के अंदर वो गरम गरम सा पानी होता है और उसके अंदर स्मेल आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई यूरिनरी जो फिस्टुला है वो उसके रेक्टम में उसकी एंट्री हो चुकी है, फिस्टुला बन चुका है। और अब बात करेंगे कि क्या किसी बीमारी के अंदर भी फिस्टुला बनते हैं। जी हाँ, अगर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, पेट के अंदर है, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि पेशाब की नलकी का कोई इन्फेक्शन है जो टीबी की ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है, या फिर जो यूट्रस या फिर फेलोपियन ट्यूब्स का कोई इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, तो कहने का ये मतलब है कि पेल्विक एरिया में, ये किसी में भी हो सकता है, मेल में हो सकता है, फीमेल में हो सकता है, तो टीबी के जो कीटाणु होते हैं उसकी एक जनरल एक तरह से उसकी कंडीशन होती है कि वो एक एब्सेस बनाता है, वहां पे फोड़ा बनाता है, कोल्ड एब्सेस जिसको हम बोलते हैं, और वो एब्सेस अगर किसी दूसरे ऑर्गन के साथ अगर चिपक जाता है, वो एब्सेस मतलब चिपक के उसके आसपास रहता है, दूसरे ऑर्गन की वाल को डैमेज कर देगा, और वो जो एब्सेस है एक कनेक्शन बना लेगा अंग के साथ, या फिर आसपास के जो अंग हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन करके उनकी वाल को डैमेज करके आसपास मल्टीपल, जरूरी नहीं कि एक ही फिस्टुला, कई बार अनेक फिस्टुला भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बना देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि फिस्टुला सिर्फ एनल फिस्टुला नहीं होता है, छोटे बच्चों में जन्मजात फिस्टुला हो सकते हैं, खून की नलकियों के फिस्टुला हो सकते हैं, अंदर के आंतड़ियों के जो फिस्टुला, एक आंतड़ी दूसरे आंतड़ी के इंटेस्टाइन के साथ चिपक सकती है, और चिपकने के बाद फिर वो एक जगह से कनेक्शन बना लेती है, इसको हम फिस्टुला, इंटरेक्ट फिस्टुला बोलते हैं। एक इंटेस्टाइन का दूसरी इंटेस्टाइन के साथ फिस्टुला, एक दो इंटेस्टाइन हो गई, दोनों आई चिपक गई हैं एक जगह पे, और वो जब सेपरेट भी करते हैं तो सेपरेट नहीं होती, वो जाके बीच में चिपकी हुई होती हैं, तो वो इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन के साथ फिस्टुला हो जाता है। कई बार क्या होता है कि पित्त की थैली के अंदर पथरियां हैं और पथरियों का हम इलाज नहीं करा रहे हैं और बार बार उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, पस बन रही है, तो पित्त की थैली टच कर रही होती है, वहां पर लीवर के नीचे जो आंतड़ियां गई हुई होती हैं, छोटी इंटेस्टाइन ड्यूडेनम बोलते हैं, या फिर कोई दूसरी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी भी उसके पास से गुजर रही होती है एक जगह से, तो उसके साथ भी जो हमारी जो पित्त की थैली है उसका फिस्टुला बन जाता है, उसका कनेक्शन बन जाता है।
तो जो नेग्लेक्टेड केस हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, बार बार उसको पेट का दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार आ रहा है, फिर भी ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो जो पित्त की थैली का कोलिसिस्टो इंटरेक्ट, मतलब पित्त की थैली का एक फिस्टुला बन जाता है आसपास की आंतड़ी, छोटी आंतड़ी के साथ बन सकता है, बड़ी आंतड़ी के साथ भी बन सकता है। तो कहने का ये मतलब होता है कि फिस्टुला जो है वो दो अंगों का एक कनेक्शन, में किसी भी ट्यूबुलर एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर के साथ एक उस उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, और उस पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर, उसी को फिस्टुला बोलते हैं। और हाँ, अब हम आते हैं कि जेंट्स के अंदर कौन कौन से फिस्टुला पाए जाते हैं। तो जेंट्स के अंदर भी देखिए, अगर टीबी है तो टीबी वाले फिस्टुला हो सकते हैं। आंतड़ियों का जो आंतड़ियाँ चिपक गई हैं हमारे पेट के सामने वाली दीवार के साथ, और वहाँ से उसको टीबी का एब्सेस हुआ है, तो वो सामने क्या धीरे धीरे वो पस का एक जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, वो बाहर आ जाएगी पेट के अंदर से। तो इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला मतलब कि आंतड़ी का, हमारी जो चमड़ी है, पेट की जो चमड़ी है, तो वहाँ से फिस्टुला जाता है। फेफड़े के अंदर भी फिस्टुला बन जाते हैं, जो हमारे ये ट्रेकिया होता है और उसके जो ब्रांचेज होती हैं फेफड़े, वहाँ भी मल्टीपल फिस्टुला आपस में कोई और दूसरे ऑर्गन के साथ, या फिर अंदर से जो निकल के पस टीबी की वजह से हो सकता है, किसी दूसरे इन्फेक्शन के, या फिर इंजुरीज की वजह से भी, इंजुरी एक्सीडेंट्स की वजह से, बहुत ज़बरदस्त कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से पेट पे गंभीर चोट लगी है, तो उस चोट के दौरान जहाँ जहाँ उस चोट ने नुकसान पहुंचाया, मान लिया कि पेट में लगे या छाती में लगा है, तो फेफड़े और आसपास की जो कैविटीज होती हैं, कैविटीज क्या होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो किसी न किसी एक थैलीनुमा एक कैविटी के अंदर पैक रहते हैं, ताकि वो इधर उधर अंग डिस्प्लेसमेंट ना हो। भगवान ने ऐसा ही बनाया है, प्रकृति ने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया है, और वो कैविटीज कभी कभी डैमेज हो करके दूसरे ऑर्गन की कैविटी के साथ टच हो जाते हैं, और वो डैमेज हो, फिर एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन फिस्टुला बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो ज़्यादातर जो केसेज जनरली जो रूटीन में आते हैं, ये तो क्या हो गए, गंभीर चीज़ें होगी जो मैंने आपको बताया, तो वो उनके बारे में अब ज़्यादा कहीं पता भी नहीं होता, कि वो डायरेक्ट बड़े हॉस्पिटल में ही आते हैं हमारे पास, और फिर उसकी सीटी स्कैन होना है, एमआरआई होना है, या अल्ट्रासाउंड कोई भी स्टडी होती है, या उसके अंदर डाई डाल के हम देखते हैं कौन सा फिस्टुला कहाँ पे है कनेक्शन, फिर उनका बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो फिस्टुला का कनेक्शन काट के हम दूसरे ऑर्गन्स को जो रिपेयर जो करनी होती है वो करते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे कि जो मल द्वार के आसपास बनने वाले फोड़ा फुंसी, उसकी वजह से भी जो फिस्टुला हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रेक्टल फिस्टुला। एनल पेरी एनल जो रीजन होता है, जहाँ मल द्वार होता है, उसके आसपास कोई भी फोड़ा है, फुंसी है, चाहे वो वर्दीधारी जो जॉब है, जैसे कि पैरामिलिट्री है, पुलिस है, या फौज की कोई जॉब है, या फिर गार्ड्स की जॉब है, जिसमें लगातार टाइट जो हमारी पैंट होती है, गारमेंट्स होते हैं, वो पहने रखने होते हैं, वो लगातार या तो सिटिंग जॉब है, या फिर गर्मी के जिस सीजन में, गर्मी में हमें लगातार रहना, पसीना है, आसपास इन्फेक्शन हो जाता है पसीने की गर्मी की वजह से, और कोई छोटा फोड़ा या फुंसी होती है, तो वो पस क्या होती है, जो दोनों बटक्स होते हैं, उसकी स्किन की जो कंडीशंस, एक तरह से उसकी करेक्टर ऐसा होता है कि जो पस बनेगी वो बाहर नहीं आएगी जब तक कि हम उसको निकालेंगे नहीं। वो बाहर नहीं आती है क्योंकि वो काफ़ी हार्ड एक फाइब्रस लेयर होती है, उसके अंदर पॉकेट्स होती हैं, तो वो नीचे की तरफ बाहर जो मवाद निकलने के बजाय वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, काफ़ी फैटी टिश्यू होता है, उसमें इजीली वो ट्रैक बनाना शुरू कर देती है वो जो पस है, और वो थोड़ी सी पस फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, और जा करके रेक्टम के अंदर, जैसे ये इस फोटो में बड़ा अच्छा से दिखाया गया है कि पहले कोई फोड़ा या फुंसी बनती है, और वो फिर अंदर की तरफ जाती है, बटक्स, ये बटक्स का जो स्किन दिखाई गई है, इधर दोनों तरफ की बटक लेफ्ट राइट, और उसके बाद जो ये वाला है, ये मल द्वार बड़ा करके दिखाया काफ़ी अच्छे से, ये एनल कैनाल है ये वाला हिस्सा, और ये रेक्टम स्टार्ट हो गया यहाँ पे ना। तो ये क्या करती है, जो पस है वो पहले एक जगह जो फैटी टिश्यू ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा स्पेस बनाएगी, इन्फेक्शन करेगी, बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा पस बनेगी, और वो धीरे धीरे ट्रेवल करती ये स्पिंक्टर होते हैं, जो कि हमारे पैखाने की जो मूवमेंट होती है उसको रोकते हैं, और वो फिर ट्रैक बना लेती है। तो ये जो ट्रैक बना के जो एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर शायद आड़ा तिरछा सा, इसी को फिर फिस्टुला बोला जाता है, जो कि मल द्वार के आसपास या और ऊपर, इसमें भी तरह तरह के फिस्टुला होते हैं। इंटर स्पिंक्टेरिक फिस्टुला होता है, जैसे ये स्पिंक्टर है, जो लाल से जो दिखाए गए हैं, ये जो स्पिंक्टर्स होते हैं, स्पिंक्टर्स क्या होते हैं, चूड़ी नुमा मांसपेशियां होती हैं, जो कि हमारे मल द्वार के अंदर होने वाली एक्टिविटी, जैसे कि मल पास कर रहे हैं या गैस पास कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल जो प्लास्टिक जो होल्ड करती हैं, या फिर जब चाहें हमारी इच्छा के अनुसार उसको कंट्रोल रिलीज करती हैं। प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, या पैखाने का प्रेशर, तो उसको कंट्रोल करते हैं स्पिंक्टर। अब समस्या ये आती है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब,
ये जो आपने अलग अलग तरह के फिस्टुला बताए हैं, जी जी जी। तो उनमें जनरली जो आम लोगों को जानकारी होती है वो एनल फिस्टुला फिस्टुला की जी, हाँ, जानकारी होती है कि भाई जो एनल के आसपास के एरिया में से, जी, जैसे आपने बताया, ये बता रहे यहाँ से बना, यहाँ से हम्म, छोटी सी फुंसी हो गई, फोड़ा हो जी, गया, जी, या फीसर हो गया, तो उसके बाद भी शायद। फीसर हो गया या बवासीर है, तो उसको ठीक ही नहीं करा रहे हैं, उसके अंदर जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ब्लड इकट्ठा होकर क्लोट बन जाती है, क्लोट का इन्फेक्शन से वो पस बन जाती है, और फिर पस ट्रेवल करती है। ट्रेवल मतलब उसके अंदर घूमती है, और वो घूमते घूमते जहाँ से निकलेगी या घुसेगी तो समझ लो एक ट्रैक बन जाता है, और वो परमानेंट रह जाता है। इसी को फिस्टुला बोलते हैं, एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला 3-4 कारण से हो सकता है। कोई फुंसी हो गई, उसका पस ऊपर चला गया तो वो जी, जी, रास्ता बना लेगा, जी, जी, जी। या फीसर का कट लगा है, हील नहीं हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, तो वो पस भी ऊपर बनी, की हाँ, तरफ वो, पस बना लेगा। जी, जी। या बवासीर का या पाइल्स का कोई जो थक्का है, वेन्स है, हाँ, थक्का वेन्स है, है, जी, जी। वहाँ ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, लंबे समय जी, तक जी, अगर जी। ठीक नहीं हुआ तो वो भी बना। हाँ, वो गल सड़ के फिर वो एक तरह से वो पस बनती है, और वो ट्रेवल करके कहीं भी निकल सकती है। तो ये फिस्टुला जो ट्रेवल करेगी पस, वो किसी तरफ भी जा सकती है, जी कहीं जी भी जी, चली जाती है। डेफिनेटली। मैं फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिस्टुला के अंदर मल्टीपल इन्फेक्शन होते हैं। वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, वो ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु का इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं शरीर के अंदर। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो ब्लड सेल्स हैं, वो हमारे ही आसपास के एरिया के ऊपर एक्ट करने लगते हैं, और उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। उसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रोन्स डिजीज, उसके अंदर 8, 10, 12 फिस्टुला भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले उसके कारण का निवारण, पहले बात तो ये होना चाहिए कि ये फिस्टुला बना तो बना किस चीज का, क्या बैक्टीरिया का फिस्टुला है, क्या ये ट्यूबरकुलोसिस का फिस्टुला है, या क्या क्रोन्स डिजीज है, या कोई और कैंसर है। कैंसर के फिस्टुला भी मल्टीपल होते हैं। जितने मैंने फिस्टुला अभी तक आपको बताए, छोटे बच्चों में, बड़ों में, लेडीज में, जेंट्स में, ये ज्यादातर ट्रोमेटिक है, मतलब कि किसी इंजुरी की वजह से हुए हैं। और कभी कभी ये होता है कि इंजुरी की जरूरी नहीं है, अगर कोई ट्यूमर बना है, कैंसर बना है, वो फैल रहा है, तब भी जहां जहां से कैंसर जो बनता है, कोई ट्यूमर बनता है, तो उसके आसपास पानी बन जाता है, पस बन जाती है। फिर वो पस ट्रैक बना लेती है, और वो जो ट्रैक जहां जहां से जाएगा, जिस ऑर्गन को, उसको आपस में कनेक्ट करता चला जाता है, और वो भी कैंसरस फिस्टुला होते हैं। तो ये जो जांच है, सीटी है, एमआरआई है, इस तरह की, इस जांच में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, जो फिस्टुला का पूरा ट्रैक, जो पूरा पाइप है जो निकालते हैं, उसकी बायोप्सी कराते हैं, और उस बायोप्सी के बाद ही पता लग पाता है कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से फिस्टुला था, या कोई कीटाणु की वजह से फिस्टुला था, या फिर किसी अन्य क्रोन्स डिजीज की वजह से फिस्टुला है, या फिर कैंसरस, किसी कैंसर की वजह से फिस्टुला था। तो ये कई तरह से फिस्टुला हो सकता है। Definitely। अब इसमें मेन जो दिखाया आपने, रास्ता बनता है, मतलब हाँ, ये रास्ता दो बनते चले ऑर्गन जाते के हैं। बीच जी, में, जी, जी। दो चीजों के बीच में जी, जी, जी। ये रास्ता बन के ये एक लेयर बना लेता है, एक पाइप बना लेता है, हार्ड पाइप। मतलब ये एक पाइप बना लेता है, ऐसे जी, जी। रास्ता बना लेता है, और उसमें रास्ता। पस हो जाता है। जी जी, पाइप एकदम प्लास्टिक जैसा पाइप, काफी हार्ड होता है। हम अच्छा। जो मशीन से इसका ऑपरेशन करते हैं, या लेजर से करते हैं, या किसी जो हमारे पास वाफ्ट की जो एक वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट होता है, उसके जरिए भी करते हैं, तो काफी हार्ड होता है। तो इसलिए अगर इसको लंबे समय तक छोड़ दिया तो और आगे बढ़ सकता है, और दूसरा ये है कि यहाँ इन्फेक्शन बढ़ सकता है। जी जी, डेफिनेटली इन्फेक्शन तो बना ही रहता है। आगे बढ़ने की बात बताऊं तो इसमें कुछ सिंपल फिस्टुलाज होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज होते हैं। कई बार तो सिंपल एक ओपनिंग मिलेगी, और वो ओपनिंग अंदर जाके चौराहे नुमा एक स्पेस, मतलब एक जगह बना देती है, और उस जगह में से फिर 4, 5, 6, 7 एक अलग अलग जो रूट्स, जैसे जड़ें नहीं होती पेड़ की जड़ें, वैसे अलग अलग दिशाओं में वो फिस्टुला बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये काफी एरिया को डिस्टर्ब कर सकता है। डिस्टर्ब, हाँ डेफिनेटली। कई बार ये बोन्स में चला जाता है, जैसे ऑर्गन के साथ, जैसे स्किन के साथ भी है, रेक्टम के अंदर भी गया हुआ है। उसके बाद आसपास की, जैसे हमारे पैरों की जो हड्डियां होती हैं, वहाँ पे ज्वाइंट्स होते हैं, तो कई बार क्या, तो ज्वाइंट्स का भी कनेक्शन उस पस के साथ हो जाए, तो फिर वो भी एक फिस्टुला, एक पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब इसकी समस्या सबसे बड़ी है, जब तक कि उस पाइप नुमा स्ट्रक्चर को या तो आप कनेक्शन खत्म नहीं करोगे, या फिर उसको काट के पूरा का पूरा निकालोगे नहीं, ये जब तक खत्म नहीं होता। ये एक आम धारणा बनी होती है कि भाई एक बार एक सुआ लगाया, या कोई झाड़ा लगाया, या कोई पुड़िया दे दिया, धागा बांध दिया तो जड़ से खत्म। ये सबसे बड़ी अवधारणा होती है हमारे मन में। ये अवधारणा से जब तक हम इसके बारे में जांच नहीं करेंगे कि भाई मेरा फिस्टुला किस वजह से है, किसी पेशेंट को कोई फिस्टुला है तो वो क्या फिस्टुला, क्या सिंपल इन्फेक्शन वाला फिस्टुला है, या टीबी वाला है, या कैंसर वाला, जब तक कि आप इसकी डायग्नोसिस नहीं करोगे, तह तक नहीं जाओगे, तब तक उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। ऐसा तो है नहीं हर कोई आए आंख मिस के आपने उस पर धागा बांध दिया, ऐसा तो नहीं है। धागा बांधना तो एक सिंपल कला है, कोई भी बांध सकता है आजकल ना। 2 या 3 सेंटीमीटर का होता है तो वो कभी कभी ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो बड़े फिस्टुला है, मान लिया 6 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, या 8-10 फिस्टुला है, कोई हड्डी की तरफ गया हुआ है, किसी ज्वाइंट में गया हुआ है, और यहाँ तक कि कई बार एब्डोमेन के अंदर भी घुस जाते हैं, नीचे से ट्रेवल करते करते ये फिस्टुला, जैसे रेक्टम में तो है ही है, फिर ये जाके ऊपर की तरफ भी ट्रेवल कर जाते हैं। जैसे ऊपर की तरफ ट्रेवल किया और काफी हाई जो एनल फिस्टुला बन जाते हैं, रेक्टम से भी ऊपर तक चले जाते हैं। कई बार ये क्या होता है, स्क्रोटम,
जो यूरिनरी जेनिटरी जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर जैसे स्क्रोटम होती है पुरुषों में, तो वहाँ जाके कई बार क्या होता है हमें एनल ओपनिंग नहीं मिलती, हमें ओपनिंग जो इसका सुराख है वो ही मिलता है स्क्रोटम में। तो पेशेंट क्या सोचता है कि जो उसके जो स्क्रोटम में है, जो उसके टेस्टिकल्स हैं, हो सकता है उसके अंदर कोई समस्या है, लेकिन होता क्या है कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन फिर एनल कैनाल में मिलता है। कभी बाहर उसको पस बनी होगी, फिस्टुला हुआ होगा, वो बंद हो जाता है यहाँ से, और यहाँ अंदर मल्टीपल कनेक्शन अलग अलग ऑर्गन्स के साथ बना लेते हैं। तो इसकी जब तक तह तक नहीं जाओगे तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो सिम्टम क्या आते हैं कि इलाज की बात हम बाद में करेंगे, कि आदमी को कैसे पता चले कि उसे फिस्टुला है? जनरली कौन से ज्यादा फिस्टुला होते हैं? हम एनल की बात करें। अच्छा, एनल कैनाल की कैसे पता चलेगा? जी, फिस्टुला है? रेक्टम और एनल कैनाल में बार बार मवाद आना, पानी आना, खाज खुजली रहना, बवासीर होना, पाइल्स बनी रहना, और साथ ही साथ वहाँ पे दर्द होना, और बार बार दर्द के साथ कभी कभी जाएगा दर्द और बुखार होगा, और बुखार के बाद एकदम से लगेगा कि कोई जो स्वेलिंग थी, मवाद थी, वो फूट गई है, फूट के वो रप्चर हो गई है, निकलती है, पस निकलती है। उसके बाद आपको पेशेंट बोलता है कि जी उसके बाद तो मैं 2-3 महीने तक ठीक रहता हूँ, लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं होती है। वो एक ट्रैक बना रहता है, बीच बीच में उसमें इन्फेक्शन रहेगा तो पस आएगी, फिर जो नीचे की जो स्किन है वो बंद हो जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो वो रूट्स हैं उसकी बनी रहती हैं और बढ़ती चली जाती है। तो आपने बताया कि मान लो शुरुआत में किसी को फुंसी हुई, फोड़ा हुआ छोटा सा, जी। बस वो बाहर से बंद हो गया, कई बार बंद भी नहीं होता है। हाँ, बंद भी नहीं होता, बाहर भी पस ड्रिबल कर रही होती है और वो अंदर भी ट्रेवल कर रहा होता है। और अगर बाहर से पस बंद हो गई तो अंदर दर्द होगा, फिर कैसे पता चलेगा? जी, उसके बटक्स में जो लेफ्ट है, राइट है, या जहाँ पर भी फिस्टुला बन रहा है वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, और या फिर इरिटेशन होगी, मतलब वहाँ पे बेचैनी रहेगी, उस एरिया में खुजली रहेगी, और वहाँ पर पानी जैसा स्राव होता है, कभी ब्लड निकलेगा, कभी पानी निकलेगा, कभी पस निकलेगी। तो ये सिम्टम है फिस्टुला के। जी, डेफिनेटली। अब ये तो आपने बताया कि कहीं भी फिस्टुला हो सकता है, किसी भी तरह का, किसी भी ऑर्गन में, बट जनरली लोगों को जो पता है वो ये है कि एनल फिस्टुला की बात करते हैं, भगंदर की बात करते हैं। जी। तो अब इलाज की बात करते हैं कि इसका सही इलाज क्या है, क्योंकि कई बार लिखा होता है कि हम फिर धागा बांध कर देते हैं। जी। भगंदर का इलाज, बहुत शर्तिया इलाज करिए, तो एक्चुअल में सही इलाज क्या है कि इन फिस्टुला का? देखिए सर, सही इलाज ये है कि जब तक कि आप उसकी तह तक नहीं जाओगे, जब तक कि उसका एमआरआई नहीं कराओगे, उसको कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है, कितनी मोटाई है, और उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज मतलब उसकी टहनियाँ बनी हुई हैं, और किस किस अंग को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है, कहाँ कहाँ तक वो सिंपल फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, या फिर ट्रांसस्फिंक्टरिक, मतलब कि जो हमारे जो आसपास के जो स्फिंक्टर्स होते हैं एनल कैनाल के आसपास, वो कौन से स्फिंक्टर को क्रॉस करके गया हुआ है, और या तो दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, या फिर क्या होता है आर पार निकल जाता है, दोनों स्फिंक्टर्स को क्रॉस करते हुए चला जाता है। अब समस्या ये आती है कि ट्रीटमेंट के दौरान कि हमारा टारगेट यही होता है कि कम से कम ऑपरेट होने के बाद या फिस्टुला निकालने के बाद उसके स्फिंक्टर काम करते रहें, ताकि जो पेशेंट है उसका होल्ड बना रहे, वो उसको काबू कर पाए, अपने फ्लेटस मतलब गैस और जो पैखाना मतलब स्टूल्स को वो काबू कर पाए, जब उसकी इच्छा हो तब जा पाए। तो वही हमारा टारगेट होता है, और इसके लिए सबसे जो बेस्ट मोडेलिटी आज के दिन है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो एक हाइब्रिड टेक्निक है। हाइब्रिड, हम ये नहीं कह सकते कि जी धागे धुगे तो बात भूल ही जाइए, वो तो एक वो मन भावन और लोक लुभावन एक तरह से मुहावरा सा है, कोई धागा बंद और फिस्टुला खत्म कैसे होगा। आप उसको ये देखिए कि कितना लंबा है, कहाँ तक गया हुआ, किस तरह से जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा, और कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कहाँ तक गया, वो देखने के बाद हम ये टेक्निक अपनाते हैं। अगर दूरबीन, जैसे मैंने बताया कि बच्चों के फिस्टुला अलग होते हैं, लेडीज की अलग, अगर पेट के अंदर दूरबीन डाल के भी हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये दूरबीन से इसमें कामयाबी कभी कभी नहीं मिलती, उसमें हमें लेजर भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, अल्ट्रासोनिक कुछ मशीन आते हैं, तो वो भी वो एनर्जी भी हमें यूज करनी होती है। तो कहने का ये मतलब है कि मैं ये कह दूं कि हर फिस्टुला के लिए एक तरीका है, वो गलत होगा। उसके लिए हाइब्रिड मतलब कि मल्टीपल टेक्निक्स का एक समागम होता है, और वो होने के बाद ही हम उसका तह तक जाकर उसका इलाज कर पाते हैं। हाँ, बच्चों के फिस्टुलाज में देखो अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं। लेडीज के फिस्टुला में जो पेट के अंदर के फिस्टुलाज है उसका ट्रीटमेंट अलग है। जहाँ तक एनल फिस्टुला, रेक्टल फिस्टुलाज की बात है, तो उसके अंदर लेजर सबसे बेस्ट टेक्निक है। और साथ में क्या करते हैं, हम जो ट्रैक है उसकी कभी कभी कोरिंग भी करते हैं। जैसे कोई ज्यादा जिग जैग से मल्टीपल ट्रैक्स हैं, तो उन ट्रैक्स को जब तक निकाला नहीं जाएगा तब तक वो हील नहीं होता है। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट को कोई और बीमारी तो नहीं है साथ में, जैसे पहले से ही उसको कोई ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है तो वो भी रूल आउट करनी होती है, या फिर उसको डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म, एक मेन समस्या है हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का काम
कम करना। उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है बचपन से, वो बच्चा ही नहीं समझ पाता कि उसको ये कॉन्स्टिपेशन बचपन से जो चीज होती है, तो बच्चा उसके साथ एडजस्ट कर लेता है। जो बड़ा होता है, नौकरी पेशे में जाता है, तब उसको ज्यादा समस्या तब आती है कि वो टाइम पे पैखाना जा नहीं पाता, या उसका उतना टाइम नहीं मिलता। उसकी वजह से उसको पाइल्स बनती हैं, फिशर बनते हैं, वहाँ पे एब्सेस होता है, इन्फेक्शन बनता है, जो क्लोट्स जो ब्लड के हैं उनकी वजह से वहाँ पे कीटाणु इन्फेक्शन करते हैं, वहाँ से पस बनती है, फिर वो अंदर ही अंदर ट्रेवल करती है। तो ये जरूर देखना पड़ेगा कि पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स में भी कहीं उसको हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड की समस्या तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है। अगर डायबिटीज या थायराइड है तो क्या उसकी दवाई ले रहा है, नहीं ले रहा है, कॉन्स्टिपेशन कब से है, कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करना होता है। साथ ही साथ हम खान पान के बारे में बताते हैं कि जी पहले जो प्रिपरेशन होती है ऑपरेशन से पहले, या जो हमारी जो टेक्निक्स हैं करने से पहले, कि इस तरह से पेशेंट को प्रिपेयर होके आना है। प्रिपेयर का मतलब ये है कि जी ये खान पान उसका हफ्ते भर चलेगा, उसके बाद ऑपरेशन से पहली रात को ये उसको कुछ नहीं खाना है। कुछ एक दवाइयाँ देते हैं जिससे कि आसपास की जो आंतड़ियाँ हैं उनका मल साफ हो जाता है, ताकि 1-2 दिन तक अगर जरूरत हो तो वहाँ से मल नहीं आता है। और फिर हम ऑन द टेबल जो वो ऑपरेशन के लिए उसको बड़े एक ऑपरेशन थिएटर, बड़ा ही ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, और आपके पास सारी टेक्निक होनी चाहिए, नहीं तो फिस्टुला को नहीं छेड़ना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है सब झोला छाप डॉक्टरों से, या जो भी जो इस तरह की जो अनाप शनाप प्रैक्टिस करते हैं, कि जब तक फिस्टुला को मत छेड़ो जब तक कि आपको उसकी नॉलेज। कहने का ये मतलब है कि मेडिकल कॉलेज वालों डॉक्टरों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास सारे साधन नहीं है तो उसको मत छेड़िए, मत काट पीट कीजिए, क्योंकि एक बार उसको छेड़ने के बाद दोबारा उसको ऑपरेट करने के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो फिर ट्रैक जो नेचुरल जो बना था उसका वो एक ट्रैक नहीं रहता, उसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता तो उसके अंदर कितनी पॉकेट्स बनी हुई। तो इसके अंदर जो हमारे पास है, जैसे वाफ्ट है वीडियो असिस्टेड, हम उसके अंदर मोटा फिस्टुला है तो उसके अंदर ही एक स्कोप डालते हैं जिससे अंदर का वो पिक्चर क्लियर हो जाती है, कहाँ कहाँ तक उसके अंदर ये जिग जैग उसके रूट्स बनी हुई हैं। और फिर उसकी कोरिंग भी करते हैं, और लेजर टेक्निक भी यूज करते हैं। लेजर टेक्निक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम कम से कम उसकी कटाई करते हैं, ना के बराबर कटाई करते हैं कई बार। तो लेजर से ही ये ट्रीटमेंट हो जाता है, लेजर से हम पूरे ट्रैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक झटके में या सेकंडों में या मिनटों में जड़ से खत्म, तो ये अवधारणा जो समाज में बनी हुई है, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब फेसबुक भरा पड़ा है कि जाते छू मंतर, पाइल्स छू मंतर, और फिशर छू मंतर, या फिर फिस्टुला छू मंतर। तो ये देखिए, मैं ऑपरेशन तो बड़े ही करता हूँ, चाहे बुलेट इंजरी है, स्टैब इंजरी है, पेट के कैंसर या कुछ भी, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ तो एक तरह से दिमाग को झटका सा लगता है कि सारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सब भरा पड़ा है जी, सेकंडों के हिसाब से पाइल्स गायब, मिनटों के हिसाब से फिस्टुला, या एक धागे से सार सूत्र उससे गायब। लो धागा मैं बांधू, कितनी तरह के धागे बांधू, मेरे पास तो प्लास्टिक के धागे, सार सूत्र क्या, सिल्क क्या, वाइट, मतलब तरह तरह मल्टीपल वेराइटीज ऑफ धागे हैं। लेकिन धागा कहाँ से बांधोगे, किसको बांधोगे, जब तक कि पूरा ट्रैक डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उसकी फिर ड्रेसिंग चलती हैं, पट्टियाँ चलती हैं, किस फिस्टुला को कब रोकना है, किस फिस्टुला को आप लेजर से ट्रीट कर सकते हो, किस कहाँ पर वाफ्ट यूज करोगे, वीडियो असिस्टेड जो उसकी सर्जरी होती है वो करोगे। तो सर मैं कंक्लूजन यही बताऊंगा कि जो मरीज हैं उनमें हिचक नहीं होनी चाहिए, झिझक भी नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा ये वाली अवधारणा नहीं होनी चाहिए। उनको मन भावन जो कानों को जो बात सुहाती है उस पर यकीन इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। कोई बोलेगा कि सेकंडों में उपचार, कोई बोला कि बिना चीरा काटा, कोई बोला कि डॉक्टर के पास, सर्जन के पास तो जाना ही नहीं मत। ये अवधारणा मैं सुनता हूँ। पेशेंट जब मेरे पास घूम फिर के आते हैं 2-3 साल 4 साल के बाद, जब जगह जगह वो जादू मंतर ये सब झाड़ फूक या फिर धागे वागे सब कर लेते हैं, यहाँ बंगाली से वहाँ बंगाली, सब कुछ करा करू के जब आते हैं तो बताते हैं सारी की सारी स्टोरी कि जी उसने ये किया, उसने ये किया, और ये बाद में जो आता है हमारे सामने पूरा एक बन के आता है कि जी ये है अब स्थिति, अब आप संभालो। तो हम फिर शुरू से शुरुआत करते हैं कि जी किस वजह से था, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, क्योंकि नीचे की ओपनिंग एक बार अगर आप वो छेड़ देता है उसके बाद नीचे से पता ही नहीं लगता कि कहाँ था कहाँ खुल गया। तो ये सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये आप सही डॉक्टर के पास जाइए, MRI कराइए, CT स्कैन कराइए, जो जो इन्वेस्टिगेशन वो सारी कराइए, जो फिस्टुला या साइनस है या PNS है या फिर कोई आपको हेमोरॉइड है या फिशर है कुछ, उससे रिलेटेड सारी इन्वेस्टिगेशन कराइए, अच्छे से चेक कराइए और अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या आप इस जो बीमारी है इसकी तह तक जा पाए, इसका कारण
तक जा पाए और ये इसके कारण तक अगर जा पाए तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? क्या आप इसका लेजर से ट्रीटमेंट करेंगे या हाइब्रिड टेक्निक से करेंगे या सिंपल चक्कू छुरी से करेंगे या फिर जो आपका सार सूत्र या कोई धागा वागा बांधेंगे? तो लेकिन सबसे बेस्ट जो टेक्निक है फिस्टुला के अंदर वो हाइब्रिड टेक्निक है, जहां जिस पेशेंट को जो जरूरत है वो सारी सुख सुविधाएं, टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट, मशीनें, चाहे वो लेप्रोस्कोपी की मशीन है, चाहे वो सी आर्म है, चाहे आपने ऑन द टेबल डाई डाल के देखनी है उस ट्रैक में, साइनस में, तो वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पे हाथ आजमा सकते हैं फिस्टुला के ऊपर। तो जो आपने बताया कि सारी सुविधाएं होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर में जब फिस्टुला का ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि कई बार नहीं पता होता कि कितना गहरा। हाँ, वो आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं। तो मल्टीपल है और सरकारी हॉस्पिटल में, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहा हूँ, फौज में भी रहा हूँ, चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में, तो मैं बता रहा हूँ कई बार किसी बड़े हॉस्पिटल में भी सारी एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो आप पहले ये इंश्योर कीजिए, पहले आप विश्वास में हॉस्पिटल को, डॉक्टर सबसे विश्वास में लीजिए, सबको कीजिए, आप इसकी तह तक जाइए और सही इलाज बताइए क्या हो सकता है। ये नहीं है कि वहाँ पे छू मंतर है। तो आपने बताया कि सही इलाज बताएं, डॉक्टर के पास जाएं, पर किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जनरली ये भी नहीं पता होता कि अगर उन्हें एनल फिशर है, फिस्टुला है, पाइल्स है, तो किस डॉक्टर के पास जाएं? कौन सा डॉक्टर सूटेबल है? ये इनके लिए डॉक्टर वो सूटेबल है जैसे कि जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। जनरल सर्जरी का ये सारा का सारा केस है, जनरल सर्जन ही आपको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जनरल सर्जरी का जिसके पास सारा का सारा तजुर्बा है, लेप्रोस्कोपी का सारा का सारा तजुर्बा है, जीआई सर्जरी का पूरा एक्सपीरियंस है, तो इस तरह के एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही जाइए आप। जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जरी साथ में लेजर की जिसके पास टेक्निक्स हैं या फिर लेजर की ट्रेनिंग भी है उसके पास, या फिर सारा सिस्टम जो जिसके पास है, सारा तामझाम है जिसके पास, उसी के पास जाके चीज छिड़वानी चाहिए। तो सर्जन के पास जाएं, सर्जन के पास जाएं, आम भाषा में जो बोलते हैं जनरल सर्जन, उसके पास जाकर वही इसको डिटेल में डायग्नोज करके और सही इलाज बताएगा। सकता है कि उनके पास भी पूरे इक्विपमेंट हों, बशर्ते उसके पास ओटी के अंदर सारे साधन मौजूद हों। अगर नहीं है तो इस पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि पहले तो इस प्रॉब्लम की अगर कुछ सहज महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बिल्कुल, डेफिनेटली जाना चाहिए। लेडीज के अंदर भी एनल फिस्टुलाज होते हैं, विजाइनल फिस्टुला तक बताया ना, बच्चों में भी फिस्टुला होते हैं, बूढ़ों में भी, कैंसर के फिस्टुला, ट्रोमेटिक फिस्टुला, एट्रोजेनिक फिस्टुला, तरह तरह के फिस्टुलाज हैं। कई बार क्या होता है रेडिएशन की वजह से या फिर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं मजदूर हैं या इंजीनियर्स हैं, तो कई बार रेडिएशंस का किसी वजह से रेडियो एक्टिव रिएक्टर में काम करते हैं तो रेडिएशन की वजह से फिस्टुला बन जाते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं फिस्टुला। और जनरली जो हमें जानकारी है वो सिर्फ एनल फिस्टुला। हाँ, जनरली रूटीन में जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वो रेक्टल फिस्टुला, एनल फिस्टुला के बारे में बातें। उसको भी अगर छुपाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, डिले करेंगे तो भी समस्या हो सकती है। जी बिल्कुल। अगर कोई पस बना हुआ है, कोई लीकेज है, कोई इस तरह की दिक्कत है, दर्द हो रहा है, तो उसे जरूर दिखाएं जनरल सर्जन को। जी। और उसका सही इलाज हो सकता है संभव। हाँ, एक चीज मैं जरूर बताऊंगा सर कि कुछ लोग फिस्टुला, साइनस की वजह से खुद ही मिसगाइडेड होते हैं, वो गलत जगह जाते हैं, फिर गलत जगह जाने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। धागा धुगा बांधने से ठीक होते हैं नहीं लोग, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो बताते नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। वो सोचते पता नहीं क्या, हर कोई ये सोचता है कि कैंसर हो चुका है उसको, लेकिन ये कैंसर नहीं होता। 99.99% कैंसर नहीं होता। ये कोई ना कोई इंजुरी की वजह से, चोट की वजह से, या चीरा काटा किसी वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। मे भी ट्यूबरकुलर हो सकता है, मे भी कोई बैक्टीरियल हो सकता है, ज्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। 99.99% फिस्टुला कैंसरस नहीं होते। सिर्फ इन्फेक्शन होता है कोई ना कोई, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, उस वजह से होते हैं। तो डिप्रेशन में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जाइए और एक बार इन्वेस्टिगेट कराइए, उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है, साइटोलॉजी है, बायोप्सी है या MRI CT स्कैन जो भी है वो कराइए। ये चीज क्लियर हो जाएगी और कम से कम मन का वहम तो निकलेगा, डिप्रेशन से तो बाहर आएंगे कि ये कैंसर नहीं है, और इलाज भी अच्छा ही मिलेगा उसके बाद। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर परमेल चौधरी ने बताया उसको मैं एक रिकैप कर देता हूँ। फिस्टुला अलग अलग तरह के होते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, और कारण भी उसके अलग अलग होते हैं। आमतौर पर जनरली हमें पता होता है केवल एनल फिस्टुला के बारे में, यानी कि मल द्वार के आसपास जो फिस्टुला होता है उसी के बारे में आपको एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पर। उसी के बारे में कई लोग ये दावा करते हैं कि हम धागा बांध कर या बहुत मिनटों में इलाज कर देंगे, शर्ती इलाज कर देंगे। ऐसे आपको बहुत सी चीजें देखने को मिली होंगी, पर जो डिटेल में आपने जानकारी ली है उससे आपको ये तो अनुभव हो गया कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इसे एक जनरल सर्जन क्वालिफाइड डॉक्टर ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो फिस्टुला के लक्षण जैसा बताया कि पहले फुंसी होती है, जो एनल फिस्टुला की हम बात कर रहे हैं, पस आएगा, दर्द होगा, रेडनेस होगी
और अगर उसको इग्नोर किया तो वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिशर यानी कि अगर एनल में कट लग गया है मल द्वार में, अगर उसको भी अवॉइड किया, बहुत दिनों तक हमने हील नहीं उसको ठीक नहीं करवाया, तो उससे भी फिस्टुला हो सकता है। पाइल्स कॉम्प्लिकेटेड है तो उससे भी फिस्टुला हो सकता है। एनल फिस्टुला की बात करो, किसी भी स्थिति में आप सीधे डॉक्टर के पास एक बार जरूर जाएं, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास जरूर जाएं और उससे पूछें, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे इस चीज़ का इलाज हो सकता है। बहुत आसान इलाज है, शुरुआत में ही अगर चले जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा ऑपरेशन भी नहीं होता है और इसका स्थायी इलाज मिल सकता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर अवॉइड किया तो कई बार लोग छुपा लेते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, कितनी खतरनाक बीमारी हो गई है। एक और जो अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि 99.99% केसेस में फिस्टुला कैंसरस नहीं होता है, ये एक किसी और कारण से होता है और जो बहुत अच्छे से हील हो सकता है, बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है। तो आप किसी भी तरह के सिम्टम हैं तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। और वीडियो में नंबर भी दिया हुआ है। डॉक्टर साहब हरियाणा के रोहतक शहर में प्रैक्टिस करते हैं और इन्होंने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन थिएटर यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें अलग अलग सुविधाएं हैं और जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसी से ये ऑपरेट करते हैं केस के अकॉर्डिंग और बहुत ही सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। आप इनसे अधिक जानकारी लेने के लिए विजिट भी कर सकते हैं, नंबर दिया है उस पर बात भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इससे लाभ हो पाए। जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।